मैं महेश कुमार स्वामी नए चैप्टर के साथ फिर से। नए चैप्टर से पहले आपसे दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात, यदि वीडियो देखते समय अगर आपको बोर्ड पे लिखे अक्षर स्पष्ट नज़र नहीं आए तो जब यूट्यूब आप जब चलाओ तो उस पर 3 डॉट ऊपर आते हैं, उस पर आप क्लिक करना तो आपको क्वालिटी वाला ऑप्शन आएगा, जिसकी क्वालिटी आप 240 या 360 कर लोगे तो आपको बिल्कुल बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर स्पष्ट नजर आएंगे। दूसरा, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो चैप्टर के यदि आपको नोट चाहिए, बुक की पीडीएफ चाहिए तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज हम जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, नाम है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले हम बात करें कि ये जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। तो मनुष्य का शरीर या सजीव का शरीर कि सजीवों का शरीर जिन अणुओं से मिलकर बना होता है वो अणु आपके क्या कहलाएंगे? जैव अणु। जैव अणु का मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, ये सब के सब न्यूक्लिक अम्ल, ये सब के सब अणु मिलकर अपने शरीर का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम जैव अणु कहते हैं। तो इस जैव अणु में सबसे पहला हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से पहले कुछ चीजें समझते हैं कि कार्बो और हाइड्रेट, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखना चाहें तो एक तो है कार्बन और एक होता है हाइड्रेट। कार्बन का मतलब सी हो गया, हाइड्रेट को मतलब होता है जल के अणु को हम हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, क्योंकि जल के मॉलिक्यूल में भी ये होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन तो जो संख्या होगी, उसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 2:1 होता है। इसी कारण से इसको कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहां लिखा है ग्लूकोज। क्या लिखा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसको मैं इस प्रकार से लिख लो, कार्बन कितने? 6, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से आप चाहो तो जल के कितने मॉलिक्यूल बन सकते हैं? 6। तो 6 कार्बन और 6 जल के अणु। तो देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया? 2:1। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं सुक्रोज। क्या लिखा है मैंने? सुक्रोज। सुक्रोज की जब हम बात करें तो फॉर्मूला होगा C12H22O11। तो यहां इसको किस प्रकार से लिखेंगे? C12 और H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 11। इसके बाद अगर आप लिखना चाहो तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और इसके कितने मॉलिक्यूल? N मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? C6 और H2O कितने होंगे बेटा? 5 और कितने लिखोगे नीचे? N। तो ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हैं, वो जल के मॉलिक्यूल के रूप में अर्थात 2:1 के रूप में होते हैं। इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट कहा गया है। लेकिन हर कार्बोहाइड्रेट इसका पालन करे कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल मैंने लिखा रेनोस।
क्या लिखा है? रेमनोस। रेमनोस का फॉर्मूला होता है C6H12O5, C6H12O5। तो ये तो हो गया C6। अब H12O5 इसको आप वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं बना सकते। एक और एग्जांपल है इसका, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज आपसे क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कमेंट्स में जरूर बताना। तो डीऑक्सीराइबोज C5H10O4। तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है। इसका मतलब ये है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है। इसके अलावा कुछ यौगिक इस प्रकार के होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा आप सब फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते होंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। तो देखो कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। एक एग्जांपल और ले लें हम, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। एक एग्जांपल और ले चाहे तो लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। फॉर्मूला CH3CHOH कार्बन कितने 1, 2 और 3, हाइड्रोजन 3, 4, 5 और 6, ऑक्सीजन 3। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। तो आप सब जानते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी 2:1 के रूप में इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अतः कार्बोहाइड्रेट की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी कि ये कार्बन के हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 वो गलत साबित हो गई। इस कारण से कार्बोहाइड्रेट की एक नई परिभाषा दी गई, जिसके बारे में हम अब यहाँ आगे बात करें कार्बोहाइड्रेट। परिभाषा ऐसे दी गई कि ऐसे पॉली हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। डेफिनेशन ये दी गई है, आपको याद भी करनी। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह, और पॉली का मतलब संख्या ज्यादा हो, और कार्बोनिल समूह आप समझते हो कि कार्बोनिल समूह 2 प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड और दूसरा क्या होता है? कीटोन। बच्चों कमेंट्स में एल्डिहाइड का फॉर्मूला बताना जरूर। तो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड कीटोन, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में OH समूह की संख्या ज्यादा होती है, साथ में क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड या कीटोन भी होता है। तो आपको ये परिभाषा लर्न करनी है, याद करनी है कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब एक बात बोलूंगा, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? सैकेराइड भी कहते हैं। विशेष याद रखना।
अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है, बेटा नोट्स की टेंशन ना करना, मैंने पहले लिखा है कि आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मेरे इस चैनल एमके ब्लूस्टर को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। अब आगे बात, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो पहला वर्गीकरण इसका किया गया है जल अपघटन के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में बेटा? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा मैंने लिखा है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा हिस्सा आता है इसका ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है बेटा पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन के आधार पर हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब सबसे पहले बात करें मोनोसेकेराइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम जल अपघटन नहीं कर सकते, या सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। एग्जांपल जरूर याद करना इसका, जैसे आपने नाम पढ़ा ग्लूकोज, यहां मैंने लिखा है फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। एक शब्द आता है आपका गैलेक्टोज, एक आता है राइबोज। तो ये जितने भी लिखे ये सब के सब मोनोसेकेराइड। क्या है? मोनोसेकेराइड। अब आता है ओलिगोसेकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने से, मोनोसेकेराइड की 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होती। मतलब ओलिगोसेकेराइड का जब जल अपघटन करेंगे तो मोनोसेकेराइड की 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होती है, उनको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। अब इसमें भी है, अगर 2 इकाई प्राप्त हो तो डाइसेकेराइड, 3 हो तो ट्राइसेकेराइड, 4 हो तो टेट्रासेकेराइड। इसका अच्छा एग्जांपल ये आता है अपना डाइसेकेराइड, कि जब डाइसेकेराइड का मतलब है कि जब हम जल अपघटन करेंगे तो मोनोसेकेराइड की कितनी इकाई प्राप्त होगी? 2। इसके 3 एग्जांपल है जो इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, और तीसरा एग्जांपल हम लिख रहे हैं लेक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज, ये तीनों की तीनों क्या होती है? डाइसेकेराइड। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक या बहुत अधिक संख्या में क्या प्राप्त हो? मोनोसेकेराइड, उन्हें बोलेंगे हम पॉलीसेकेराइड। इसका एग्जांपल याद करना है आपको, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये सब क्या पॉलीसेकेराइड। एक विशेष बात बता रहा हूं, जब हम स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज तीनों का जल अपघटन करेंगे तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, अर्थात ये तीनों की तीनों ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। फिर से एग्जांपल याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण है जल अपघटन के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 हिस्सों में मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल याद रखना चाहिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज भी इसी में आएगा। ओलिगोसेकेराइड में जब 2 से 10 इकाइयां प्राप्त हो, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका डाइसेकेराइड। अगर आपको पूछा जाए डाइसेकेराइड के लिए, तो डाइसेकेराइड के 3 एग्जांपल याद करने हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज। अब बात करें पॉलीसेकेराइड। 10 से अधिक अगर मोनोसेकेराइड इकाई है,
पॉलीसेकेराइड मतलब जब जला गठन करते हैं तो इकाइयां बहुत सारी होती है, नॉर्मली 10 से अधिक मान सकते हैं। तो एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तो पहला वर्गीकरण किसके आधार पर था? जल गठन के आधार पे। अब बात करते हैं हम इसका दूसरा प्रकार। तो दूसरा जो सेकेंड वर्गीकरण दिया गया है वो स्वाद या भौतिक गुणों के आधार पर है। स्वाद के आधार पर, तो स्वाद के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया। शर्करा जिसको आप शुगर बोलते हो, दूसरा होता है शर्करा नॉन शुगर। तो शर्करा का मतलब क्या होगा कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या हो, मीठे, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे हो, जल में घुलनशील हो, जल में घुलनशील हो। तीसरा, उनकी जो प्रकृति है वो कैसी हो, क्रिस्टलीय, कैसी हो, क्रिस्टलीय, वो क्या कहलाएंगे? शर्करा। इसका मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं तथा उनकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है, उन्हें शर्करा कहते हैं। बेटा एग्जाम्पल के रूप में तो जैसे आपने दिया यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। वैसे एक तरीका बता रहा हूं, जितनी भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है, जितनी भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है वो क्या होंगे सर? शर्करा होगी। अब बात करते हैं अशर्करा, जस्ट इसका उल्टा। स्वाद कैसा होगा? स्वादहीन, जल में क्या होगी? अघुलनशील, और प्रकृति कैसी होती है? अक्रिस्टलीय। तो जो अशर्कराएं होती है वो स्वादहीन होगी, जल में घुलनशील, अघुलनशील होती है, अक्रिस्टलीय प्रकृति होती है। तो अक्रिस्टलीय प्रकृति होती है। अगर उनका उदाहरण पूछा जाए तो याद करना है वो सब के सब पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तो बड़ा सिंपल सा है, आसानी से आप समझ जाओगे कि स्वाद के आधार पर शर्करा और अशर्करा। शर्करा स्वाद में मीठी होगी और ये स्वाद। एग्जाम्पल में याद करें, शर्करा के एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड सब आ जाएंगे, इसके लिए पॉलीसेकेराइड। इसके बाद तीसरा वर्गीकरण है रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुणों के आधार पर। तीसरा किसके आधार पर है? रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला अपचायी शर्करा, अपचायी कार्बोहाइड्रेट या अपचायी शर्करा बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं अन अपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। बेटा आप लेसन नंबर 2 पढ़ोगे तो वहां दो अभिकर्मक पढ़ोगे, एक तो फैलिंग अभिकर्मक, दूसरा टोलेन अभिकर्मक। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग अभिकर्मक तथा टोलेन अभिकर्मक दोनों से अपचयित हो जाती है, अपचायी मतलब अपचयित हो जाती है, वो अपचायी शर्करा कहलाएगी। मतलब अपचायी शर्करा होगी वो फैलिंग अभिकर्मक और टोलेन अभिकर्मक दोनों से अपचयित हो जाती है। बड़ा एग्जांपल में वो मोनोसेक्राइड, केवल मोनोसेक्राइड याद रखो। मोनोसेक्राइड में एग्जांपल आ गया आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज। एक बात हो, डाइसेक्राइड के एग्जांपल में आपने यहां दो एग्जांपल याद रखने, माल्टोज और लैक्टोज। अनअपचायी शर्करा मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग अभिकर्मक और टोलेन अभिकर्मक से अपचयित
अपचयित नहीं होते हैं वो अनपचयित श्रृंखला कहलाते हैं। बेटा इसका सबसे विशेष एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो याद करना आपको सुक्रोज। क्या? सुक्रोज। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सुक्रोज एक अनअपचयित शर्करा है या सुक्रोज अपचयित शर्करा नहीं है, क्यों? तो वो भी हम इस पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके उदाहरण में जैसे पॉलीसेकेराइड थे, स्टार्च है आपका, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज, वो भी इसी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है और कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से वर्गीकरण थे वो हमें चैप्टर में पढ़े हैं। बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। एक विशेष बात हुआ है कि मैंने एक ऑनलाइन क्लासेज भी चालू कर रखी केमिस्ट्री की, तो जो विद्यार्थी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज लेने के लिए उत्सुक है, पढ़ना चाहता है, वो अपना कंप्लीट बायोडाटा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दे। बाकी की सूचना मैं उसको मैसेज के द्वारा दे दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, वेलकम।